हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं कोरिया के बारे में, कोरियन पेनिनसुला के बारे में। तो कोरियन पेनिनसुला, जिसको आप नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बारे में जानते हैं, दो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। क्या कभी ये साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया एक थे? क्या ये पूरा कोरियन पेनिनसुला एक था? हाँ जी, बिल्कुल एक था। और काफ़ी सालों तक ये एक डायनेस्टी के द्वारा रूल हुआ है, लेकिन बाद में फिर कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने इसे बांट लिया, और जब से बांटा तब से ये बटा ही हुआ है, और इसके अब एक होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। आप कह दो ये कुछ ऐसे ही है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाए, लेकिन वो भी नहीं होगा। तो ये सिचुएशन कैसे अराइज हुई वो सब आज के वीडियो में समझते हैं। कोरियन पेनिनसुला आप देख रहे होंगे, ठीक है? तो दुनिया का नक्शा देखोगे तो दुनिया के नक्शे में आप चाइना के मेन लैंड से लगा हुआ एक एरिया देख रहे हो, ये, ठीक है? तो चाइना के मेन लैंड से लगा हुआ एक एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है। यहाँ से बेसिकली कोरियन पेनिनसुला की शुरुआत होती है, ठीक है? ये हो गया आपका नॉर्थ कोरिया, ठीक है, जो चाइना से डायरेक्टली लगा हुआ है, ठीक है? और ये हो गया आपका साउथ कोरिया का हिस्सा, ये, ठीक है? सो शुरू करते हैं हम। आज जो बात कर रहे हैं, आपके 11th क्लास की हिस्ट्री में मॉडर्न कोरिया के बारे में कहानी है, क्योंकि पुराने ज़माने में जाने से कोई मतलब नहीं है। वो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, मिडिवल कोरिया में जाने में कोई मतलब नहीं, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ना तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ना दुनिया में नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है? कोरिया के लोगों उससे मतलब होना चाहिए, आप लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए। आपको भारत में बस ये देखना है कि कोरिया का जो मॉडर्न सिस्टम है वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ। तो जो बिगनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी कि जो आधुनिक कोरिया की कहानी की बात है, ठीक है? हम जो बात कर रहे हैं इसमें हम बात कर रहे हैं स्टोरी ऑफ मॉडर्न कोरिया, ठीक है? कोरिया के आधुनिक स्वरूप की कहानी, कोरिया के मॉडर्न फॉर्म की कहानी की हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो शुरू होती है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के बाद से शुरू होती है, ठीक है? लेट 19th सेंचुरी से शुरू होती है। तो लेट 19th सेंचुरी में क्या पॉलिटिकल अपहीवल्स हुए, क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए कि हमारा जो कोरिया है ये नॉर्थ साउथ कोरिया में तब्दील हो गया, ठीक है? क्या क्या चेंजेस हुए, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बस लिंक करूंगा, क्योंकि लेट 19th सेंचुरी की जो कहानी है, इसकी थोड़ी सी जो रूट्स हैं वो जुड़ी हुई हैं कॉन्फ्लिक्ट्स में चाइना जापान के। तभी तो आगे जाके जापान की कॉलोनी होने की वजह से इसको जो है सोवियत, रूस और अमेरिका ने आपस में बांट लिया, ठीक है? तो द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ कोरियन हिस्ट्री विच बिलोंग्स टू द मॉडर्न टाइम, जैसे भारत की बात करें ना, तो मॉडर्न टाइम पे अगर आप कह दो कि ब्रिटिशर्स के आने से या लेटर मुगल से मॉडर्न इंडिया की रफली बात कर रहा हूँ मैं, कोई ऐसा है नहीं कि एग्जैक्टली कोई एक ईयर है जिस टाइम से ही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत होती है। ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा डिक्लेयर तो किया नहीं है कि ये दिन जो है 4 मई 1857 से, मतलब 4 मई को नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ मैं कि डेट किसी पर्टिकुलर की मई 1857 से मतलब जो कुछ भी इवेंट हुआ है उसके बाद से आपका मॉडर्न इंडिया लग जाता है। ऐसी मॉडर्न कोरिया की कहानी जो है, ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ से शुरू होती है, लेकिन मॉडर्न जो कोरिया की कहानी है उसके जो हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं वो जोशियन डायनेस्टी से मिलते हैं। सो द जोशियन डायनेस्टी विच रूल्ड फ्रॉम 1592 टू 1910 अराउंड, ठीक है, 1592 से लेके 1910 के आसपास तक रूल करेगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है यहाँ पे, ठीक है? अब ये डायनेस्टी जो है, जोशियन डायनेस्टी, कैसे आएगी, ठीक है, यहाँ पर। सो दिस डायनेस्टी एक्चुअली रूल्ड ओवर, इस पूरी डायनेस्टी ने, ये कैसे आई थी? इस डायनेस्टी का जो इसके पुराने वाली डायनेस्टी थी, या वही या कुछ इस तरह से डायनेस्टी थी, उसको ओवरथ्रो करके यहाँ पर अपना स्थापित करेगी कब्जा, और उसके बाद अगले कई 500 सालों तक, 600 सालों तक ये रूल करेगी। सो दिस डायनेस्टी, व्हाई आई एम स्टार्टिंग हियर, बिकॉज from this dynasty, because this dynasty was ruling the United Korean Peninsula for more than 500 years, ठीक है? सो ये जो वंश है, जोशियन वंश है, ये यूनाइटेड कोरिया, एक यूनिफाइड कोरिया, एट दैट टाइम देयर वाज नो नॉर्थ और साउथ कोरिया, तो पूरे एक यूनिफाइड कोरिया में रूल करता था, क्लियर है? इस दौरान यहाँ पर जोशियन डायनेस्टी, जो किंग जोशियन है, ही वॉज वेरी फेमस, लेकिन उसके बाद, किंग जोशियन के बाद यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुई, ध्यान रखिएगा, और डिस्प्यूट्स बिटवीन द प्रिंसेस करके शुरू होता है, यानी कि जो
सक्सेसर्स थे, उत्तराधिकारी थे, उनके बीच में मतभेद की वजह से, उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से कौन गद्दी पर बैठेगा उसको लेकर उनके बीच में संघर्ष होने शुरू हुआ। इस संघर्ष में काफ़ी दिनों तक वहाँ जो सेनापति था, कमांडर इन चीफ था, जनरल यी, उसने उन प्रिंसेस को एक पपेट के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन बाद में जब उसको लगा कि अब काम नहीं होगा, पपेट को भी हटाना पड़ेगा, तो जनरल यी ने उस जोशियन डायनेस्टी के जो पपेट्स हैं इनको ख़त्म किया और इसके बाद खुद ताइजो नाम से गद्दी पर बैठा। सो यहाँ पे अब जोशियन डायनेस्टी के बाद ताइजो राजा का रूल स्थापित होता है। ताइजो वॉज बेसिकली द कमांडर और द जनरल ऑफ दीज जोशियन किंग्स, जोशियन डायनेस्टी के जो राजा हुआ करते थे। और इसके बाद जनरल यी और उसके सक्सेसर्स यहाँ पे रूल करना शुरू करेंगे। यहीं से इसी दौरान क्या था कि जोशियन कोरिया के ज़माने की जब मैं बात कर रहा था, तो उस दौरान चाइना में मिंग वंश का शासन हुआ करता था। तो जो मिंग वंश के राजा थे, इन्होंने इसको अपने ट्रिब्यूटरी के तौर पर वैधता या मान्यता दे रखी थी, ठीक है। वैलिडिटी जो थी इसकी वो चाइना की ट्रिब्यूटरी के तौर पर थी। हालांकि ऑटोनॉमी मिली हुई थी। जैसे एक कहानी है कि जो मिंग एक राजा होता है वो गोल्डन स्टैंप भेजता है, सील भेजता है यहाँ के राजा को कि भाई आप इस सील का इस्तेमाल करें और एक अपने डिसीजंस खुद लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिंग डायनेस्टी के ज़माने से ही चाइना जो है, मिंग चाइना के ज़माने से या चाइना में मिंग डायनेस्टी के ज़माने से ही जो कोरिया है दैट वाज यूनिफाइड रूल, और जोशियन जो डायनेस्टी है इसको भी वैलिडिटी दी हुई थी इन लोगों ने। अब उसके बाद जब ये आपका ताइजो बना राजा, तो ताइजो के ज़माने से थोड़ा सा कुछ समय तक तो इसने रूल किया, बाद में तो ताइजो के सक्सेसर्स थे। इस दौरान पहली बार यहाँ पे जापान का इन्वेजन हुआ। जापान ने अटैक किया क्योंकि ये अब जापान अपराइज हो रहा था, जापान में बड़े लेवल पर परिवर्तन होते थे, जापान भी अपना कॉलोनियल एक्सपांशन कर रहा था, जापान में मॉडर्नाइजेशन चल रहा था, वो सब आपने पिछले वीडियोस में अच्छे से पढ़ लिया है। तो जापान अपने मॉडर्नाइजेशन के दौरान बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे चाइना का मंचूरिया इलाका भी हथियार लेगा, ठीक है, ताइवान के एरिया में भी रूल करेगा, इसके अलावा आपका कोरियन पेनिसुला को भी पूरी तरह से ऑक्यूपाई करेगा। तो जापान ने यहाँ पर आके बड़े लेवल पर ऑक्यूपेशन कर लिया और बड़े लेवल पर मार काट मचाई और पूरी तरीके से कोरिया का जो इतिहास है ना वही पलटने पे आमादा हो गया वो पूरी तरीके से, कि कोरिया की हिस्ट्री, कोरिया का कल्चर, कोरिया के मतलब पूरा जापानाइज कर देंगे उसको, पूरा जापानीज कर देंगे, मतलब जापान ही बन जाए एक तरीके से, ऐसा उसने ऑक्यूपेशन शुरू कर दिया। लेकिन जापान का जब इन्वेजन था उसको चूंकि कोरियन लोग पसंद नहीं करते थे, कोरियन लोग बिल्कुल भी जापानीज लोगों को पसंद नहीं करते थे। तो इस दौरान यहाँ पर जब चाइना में वापस से एक बार सत्ता में परिवर्तन होगा और मिंग के बाद मंचू डायनेस्टी स्टैब्लिश होगी, वही मंचूरिया के लोग जिनको हम कह सकते हैं जो किंग डायनेस्टी है चाइना में, ठीक है। सो अभी जो मैंने जापान का इन्वेजन कहा ये मॉडर्नाइजेशन के पहले की ही बात है थोड़ा सा, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन से इसको लिंक नहीं करना है क्योंकि मॉडर्नाइजेशन तो बाद में होगा, अभी थोड़ा सा क्लियर है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मैंने शायद अभी कहा था, है ना। तो मॉडर्नाइजेशन के पहले की बात है, मॉडर्नाइजेशन जब हो रहा होगा तब फिर से अटैक करेगा, अभी वापस से आएंगे उस पर हम। तो मंचू जो लोग हैं जिन्होंने चाइना में किंग डायनेस्टी स्थापित करी थी, इन लोगों ने वापस से कोरियन लोगों की हेल्प से तख्ता पलट किया और जापानीज को यहाँ से भगाया। अब कोरिया एक बार फिर से चाइना के कब्जे में था, क्लियर है। लेकिन बाद में 19वीं सेंचुरी जब अवाब की लगी, अब ये वो समय था, अब जापान बड़े लेवल पर कॉलोनियल एक्सपेंशन कर रहा था। मॉडर्नाइजेशन तो चाइना में कह रहा हूँ, जापान में लगभग मेजी रिस्टोरेशन से शुरू हो गया था, लेकिन एक्सपांशन जापान जो है उतने लेवल पर शुरुआत में नहीं करेगा। पहले तो वो अपनी इंटरनल कंडीशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे मेजी रिस्टोरेशन के दौरान, और जब उनकी इंटरनल कंडीशन बेटर हो जाएगी तब फिर जब उनको अपना वो नेशनलाइजेशन या नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है ना। तो एग्रेसिव नेशनलिज्म जब जापान में इस्टेब्लिश हो रही थी उस दौरान फिर वो छोटे छोटे एरियाज़ को कॉलोनाइज़ करना शुरू करेंगे, कि ज़रूरत भी थी जापान की वो एरियाज़ कॉलोनाइज़ करना। तो अब 19वीं सेंचुरी के दौरान जापान और चाइना के बीच में यहाँ पर जो स्कर्मिशेस हैं, जो छुटपुट घटनाएं हैं वो होनी शुरू होंगी, या मैं कह दूं कि जो डिस्प्यूट है वो अब थोड़ा सा प्रबल हो गया, थोड़ा सा डोमिनेट हो गया, क्लियर है। तो जो उस समय मंचू डायनेस्टी है, या मैं कहूँ जो किंग डायनेस्टी है चाइना में, उसके एरियाज़ खासकर जो जापान के एडजेसेंट हैं, जापान से लगे हुए हैं, उन पर जापानीज़ अब
अपनी पावर को असर्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि उन एरियाज को कॉलोनाइज करना था। यहां पर वापस से एक बार कोरियन मिट्टी में, कोरियन ज़मीन में जापानीज़ और चाइनीज़ के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा, वॉर शुरू हो जाएगी, और फाइनली इन बैटल्स में जापान इमर्ज होके निकलेगा। तो जो पहला सीनो जापानीज़ वॉर है, फर्स्ट चाइना जापान युद्ध है, सीनो जापान वॉर है, इस जापान में जापान जो है वो इमर्ज होके निकलेगा, जापान जीत के आएगा। जापान की जीत के साथ ही यहाँ पर कोरियन एम्पायर की शुरुआत होती है। कोरियन एम्पायर का क्या है, तो जापान जैसे ही जीता, जापान जब विक्टोरियस होकर निकला, तो इसने जो एक्चुअल यहाँ की जो नेटिव रूलिंग डायनेस्टी थी, ठीक है, इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो जो राजशाही है, जो यहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम है, दैट वाज अपरूटेड बाय द जापान, और इसको कॉलोनी का नाम देके थोड़ा सा अच्छा नाम देते हुए कोरियन एम्पायर बताया। सो फ्रॉम 1897 टू 1910 आप देखोगे क्या रहेगा, ये कोरियन एम्पायर के तौर पर इस्टेब्लिश रहेगा, ठीक है, कोरियन एम्पायर के तौर पर ये इस्टेब्लिश रहेगा। और इसी दौरान आप देखोगे कि कोरिया में बड़े पैमाने पर मॉडर्नाइजेशन की गतिविधियां होंगी। जापान जो मॉडर्नाइजेशन जापानीज सॉइल में कर रहा था, वही मॉडर्नाइजेशन अब चूंकि कॉलोनी के तौर पर इस्टेब्लिश करना था इसको, तो कोरिया पूरी तरीके से जापानीज कॉलोनी, और जापान सारे एडवांसमेंट अब कोरिया में स्थापित करेगा। तो कोरियन एम्पायर का मतलब है जापानीज ऑक्यूपेशन वाला कोरिया, जिसको जापान ने एक नया नाम दिया, कोरियन एम्पायर, क्लियर है। कोरियन एम्पायर मतलब इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ जापान, जापानीज एम्पायर का ही एक एक्सटेंशन है कोरियन एम्पायर, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े लेवल पर मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, मॉडर्नाइजेशन के रिफॉर्म्स हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की गतिविधियां होना शुरू हो गई, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। उसके गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर में बड़े लेवल पर चेंज किए यहाँ पर, ठीक है। चाइना में अपने डिप्लोमेटिक इसमें कोरिया अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम सारी चीज़ें जो है उनको रेगुलेट करना शुरू कर दिया, और बहुत सारे परिवर्तन करने शुरू कर दिए कोरिया में, क्लियर है। कोरियन सोसाइटी जो है उसको पूरी तरीके से बदला। मैंने कहा ना, कोरिया का इतिहास ही परिवर्तित करना शुरू कर देगा पूरी तरीके से। ऐसी कॉलोनी जिस कॉलोनी का अपना कुछ एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, अपनी कुछ आइडेंटिटी नहीं रहेगा, यानी अब कोरिया जो है वो जापान के एक शैडो बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो जापानीज ही हो जाएंगे पूरा। इस तरीके का कॉलोनाइजेशन यहाँ पे शुरू होगा, क्लियर है। इन 1910 में जो जाशॉन डायनेस्टी, यानी जो पुरानी डायनेस्टी थी जिसको रिस्टोर किया गया था यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। और ट्रीटी के थ्रू एक ट्रीटी हुई, जिस ट्रीटी में जो जापान के एम्परर हैं, इन्होंने कोरियन एम्परर को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ओवरथ्रो कर दिया, हटा दिया गद्दी से, क्लियर है। एक्चुअली रीज़न ये था कि 1910 के आसपास वापस से जो लास्ट जोशियन डायनेस्टी का वहाँ पे नाम मात्र का रूलर था, ये चाइना के साथ मिलके वापस से जापानीज़ अथॉरिटी को एक बार वहाँ से हटाने की कोशिश करेगा। यानी ये सिचुएशन आप कह सकते हैं कि अपने आप को एक बार इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जापानीज़ लोगों को पसंद नहीं कर रहे थे कोरियन। तो उनका ये एक अटैम्प्ट था कि भाई हम यहाँ पे अगर पॉसिबल हो सकता है तो चाइना की हेल्प से आज़ाद हो जाएं। तो वो उसकी वजह से वो एक पनिशमेंट के तौर पर मान सकते हैं कि चूंकि वहाँ के एम्परर ने ये हिमाकत करी, ये एक मतलब बदतमीज़ी ही है ना, कि एम्परर, जापानीज़ एम्परर को चैलेंज ही है एक तरीके से। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, इनको हटाओ पूरी तरीके से। सो जैशॉन डायनेस्टी पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई। तो कोरियन एम्पायर जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया एक तरीके से, क्लियर है। सो इसको नाम दिया गया जापान कोरिया एनेक्सेशन ट्रीटी ऑफ 1910। एनेक्सेशन ट्रीटी क्या, अब ट्रीटी इसमें कुछ नहीं है, ये एनेक्सेशन है कंप्लीटली, जिसमें कोरियन एम्परर ने सीधे सीधे दस्तखत कर दी कि भैया आज से जापान का पूरी तरह से हिस्सा है कोरिया, क्लियर है। मतलब पहले भी हिस्सा ही था, बट पहले क्या था, द कोरियन एम्परर वाज नॉमिनल, पपेट की तरह जापान के अथॉरिटीज़ के बीच में रूल करता था। ज़्यादातर डिसीजंस जापानीज अथॉरिटी लेंगी, लेकिन नाम मात्र के लिए कोरियन लोगों को दिखाने के लिए कोरियन एम्परर है वहाँ पे। लेकिन इस बदमाशी के बाद में कोरियन एम्परर भी नहीं रहा, कोरियन एम्परर को भी ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। मतलब इंसान तो रहेगा लेकिन उसकी सत्ता बिल्कुल नहीं रहेगी, और जापान को पूरी तरह से अब कोरिया जो है वो जापान को, या कहो जापान जो है वो पूरी तरह से कोरिया का एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करेगा, ठीक है। चलिए, हालांकि वापस से जैसा मैंने कहा, इसके बाद से और गुस्सा हो गया
कोरियन लोगों के बीच में इसके बाद और गुस्सा हो गया कि भैया हमारा कल्चर, हिस्ट्री, सोसाइटी, ट्रेडिशन तो बदल ही रहे हो, लेकिन साथ साथ हमारे राजा को भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया आपने, क्लियर है। और इन्होंने बड़े लेवल पर वहाँ पर प्रोटेस्ट एक्टिविटीज़ शुरू कर दी, क्लियर। और जापान में जितने आप समझ रहे हो कि जितने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट फेस करेगा जापान का गवर्नमेंट, उतने बड़े लेवल पर सप्रेशन करेगा। बस ये वो ज़माना था जिस ज़माने में अपनी सत्ता को, अपने कॉलोनियल अथॉरिटी को एक्सर्ट करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए पावर का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर जापान भी वही कर रहा है जो ब्रिटिशर्स इंडिया में कर रहे थे, ठीक है, जो बाकी जगह पर कॉलोनीज़ में वहाँ के कॉलोनियल पावर कर रहे थे। तो जापान ने भी यहाँ पर बड़े लेवल पर उनका सप्रेशन किया, उनके कल्चर का सप्रेशन, वहाँ पे बड़े लेवल पर जो लोग लीडर्स इनके अगेंस्ट जा रहे थे उनका असैसिनेशन, उनकी हत्याएं करवानी शुरू कर दी, क्लियर है। यहाँ से कोरिया इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट करना शुरू करेगा, या मैं कहूँ कोरिया अपनी आज़ादी के लिए प्रयास करना शुरू करेगा। और आपने देखा ना, वो जब भी वीडियो की शुरुआत में मैंने पोट्सडाम डिक्लेरेशन और कायरो डिक्लेरेशन की बात करी, ठीक है, जहाँ पर जापान की सत्ता को हटाने, कमज़ोर करने और उसकी कॉलोनीज़ को ख़त्म करने की बात की गई थी। तो ये लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने लग गए, ठीक है ना। इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट अपनी स्थापित करी, कहाँ, कोरिया के बाहर, ध्यान रखिएगा। और विदेशी जो लोग हैं, विदेशी जो फॉरेन लीडर्स हैं, इन फॉरेन लीडर्स को डेलीगेशन वगैरह सेंड करना शुरू किया। तो जो पोट्सडाम डिक्लेरेशन और कायरो जो डिक्लेरेशन वगैरह की बात कर रहा था ना मैं, ये उसी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ बताना था, वहाँ पर मैंने इसको ज़्यादा खोला नहीं, ज़्यादा डिटेल नहीं किया। तो ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसे पोट्सडाम डिक्लेरेशन है, कायरो डिक्लेरेशन है, इनका इस्तेमाल इन जो आप कह सकते हैं वहाँ से भागे हुए, वहाँ से बचे हुए जो लोग हैं, जो कोरिया के इंडिपेंडेंस के लिए बाहर से एफर्ट्स कर रहे हैं, ये लोग इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में फॉरेन लीडर्स को डेलीगेशन भेजेंगे कि जहाँ जहाँ भी इनको लगेगा कि भैया एक्सिस पावर्स के लिए एलाइड पावर्स जो है वो कुछ नया करने जा रहे हैं, वहीं पर ही अपना भी एक क्लॉज लगा देंगे। क्लॉज का मतलब है अपनी बात, अपनी रिक्वेस्ट रख देंगे कि देखिए साहब, हम लोग भी मारे और सताए लोग हैं, हमारी जगह पर कब्जा किए बैठे हैं जापानीज, उनको हटाइए। पोट्सडाम डिक्लेरेशन में बात ही आपके कायरो डिक्लेरेशन में बात ही हो गई है कि भाई जापान के अगेंस्ट हम वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, और जापान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करके जापान को उन सारी कॉलोनी से बाहर निकालेंगे जहाँ पर जापान ने अननेसेसरी इलीगल ऑक्यूपेशन किया हुआ है, क्लियर है। तो आप देखेंगे, है ना, ये अभी पोट्सडाम डिक्लेरेशन, कायरो और याल्टा, इन सभी जगहों पर जहाँ जहाँ पर भी उस समय बड़े लेवल पर इंटरनेशनल डिक्लेरेशन हुए थे, वहाँ पर ये लॉबी लगाना, वहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट को, वहाँ पर अपनी बातों को रखना और पॉलिसीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैन्यूवर करना, वो कोशिश करना शुरू कर दिया इन्होंने, क्लियर है। अब आपको पता ही है कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, जापान में हिरोशिमा नागासाकी का आतंक आया, यानी कि हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने बम गिराया 6 अगस्त और 9 अगस्त को, और इसी अगस्त के महीने में। और उसके बाद जैसे ही जापान ने सरेंडर किया, तो जापान के डिफीट के साथ ही कोरिया में लगभग वो जो सालों का 35 ईयर्स का जो कंप्लीट एब्सोल्यूट रूल था, कॉलोनियल रूल था, वो ख़त्म हुआ, क्लियर है। लेकिन जापान के कॉलोनियल रूल के ख़त्म होने के साथ ही नई बहस शुरू हो गई कोरिया में। कोरियन पेनिनसुला लिबरेट तो हुआ, ध्यान रखिएगा, लेकिन कोरियन पेनिनसुला के लिबरेशन के साथ साथ देखो आज़ादी मिलती नहीं है। ग्रीडी क्या बाकी लोग ऐसे ही पागल थे क्या? बाकी लोग पागल नहीं है, बाकी लोग तो कहेंगे कि भैया ऐसा है कि वो और इसको और टुकड़ों में बांट लो, ठीक है ना। वो तो ठीक है, अब जितने भी विश्व युद्ध लड़े गए हैं वो सब क्या है, महत्वाकांक्षाओं का ही युद्ध था, इसके अलावा कुछ नहीं था, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने अननेसेसरी हवा दे दी, कुछ लोगों ने अननेसेसरी एफर्ट कर दिए, तो दूसरों को फिर बचाना पड़ा अपने आप को, वो भी ठीक है। सो लिबरेशन जैसे ही मिला, कोरिया के लिबरेट होने के साथ ही कोरिया का बंटवारा हो गया। कोरिया में बीच से एक लाइन खींच दी गई जिसे हम 38 पैरेलल कहते हैं, ठीक है। और इस 38 पैरेलल के ऊपर जो का हिस्सा है वो चाइनीज़ मेनलैंड से लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और चाइनीज़ मेनलैंड से लगा हुआ है जिसकी वजह से सोवियत रूस ने इसको ले लिया अपने पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रचार कर सकता था आसानी के साथ। और 38 पैरेलल के साउथ की तरफ जो हिस्सा था, दैट वाज ऑक्यूपाइड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उसको यूनाइटेड नेशन के बिहाफ पे ऑक्यूपाई किया, लेकिन वो कहने के लिए,
ठीक है, एक्चुअल ऑक्यूपेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है ये वहाँ पे, ठीक है। चलो, तो साउथ की तरफ का जो हिस्सा है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मैनेज करना शुरू कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ यूनाइटेड नेशन। क्लियर है? ये एक टेम्परेरी डिवीजन था 38th पैरेलल कि भाई अब हमारे दुश्मन का हमने खात्मा तो कर दिया। जापान एक बहुत बड़े फोर्स के तौर पर, बहुत बड़ी पावर के तौर पर इमर्ज हुआ था, आपको ही पता, नाक में दम कर ली थी इसने एलाइड फोर्सेस के, है ना। अब वो तो सरेंडर भी नहीं करता हिरोशिमा, वो तो है ना, उस समय उनका क्या नाम है, अमेरिकन प्रेसिडेंट का कहना है उस समय, है ना, ट्रूमैन थे, कौन थे, सो उनका कहना है कि भाई भाग्य ने हमारा साथ दिया और करोड़ों अरबों डॉलर जो हमने खर्च किए वो प्रूफ हो गए, बम हमारा फट गया। अदरवाइज अगर नहीं सक्सेसफुल होता, हमारा जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, हमारा जो एटॉमिक बम का प्रोजेक्ट था, सक्सेसफुल नहीं होता तो बड़ा मुश्किल था जापान को, इतना जल्दी तो नहीं हरा सकते थे ये, ठीक है, और मुश्किलें अभी इनको फेस करनी ही पड़ती। और उधर यूरोप में ब्रिटेन वगैरह वैसे ही तबाह हो रहे थे, ठीक है। तो आप मान के चलो कि एक है ना, भाग्य ने ही साथ दे दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि भाई दुश्मन को तो हमने, जापान को तो हमने निपटा दिया, अब इसकी कॉलोनीज का क्या करें। तो दो सुपर पावर थे उस समय, यूरोप तो अब साइड में चला गया, अभी पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने यूरोप देखा था, और अब यूरोप को साइड लाइन कर दिया अमेरिका और सोवियत रूस ने। तो ये दो बड़े पावर ब्लॉक उभर के आ चुके थे, कोल्ड वॉर की कंडीशन भी धीरे धीरे शुरू हो रही ना अभी यहीं से। तो इन्होंने उस कोरिया का बंटवारा कर लिया और कोरिया को दो हिस्सों में बांट दिया, और वो टेम्परेरी डिवीजन जो है वो परमानेंट हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप देखोगे कि वहां पर अलग अलग गवर्नमेंट स्टैब्लिश होंगी, ठीक है। नॉर्थ में अलग गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगी जिसको सोवियत बैकअप करेगा, साउथ कोरिया में अलग गवर्नमेंट होगी, है ना, 1948 में, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बैकअप करेगा। क्लियर? तो इस तरीके से जो आपका जो कोरियन पेनिनसुला है वो अमेरिकन और सोवियत के हाथ में चला गया, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का एग्जिस्टेंस आ गया। आगे अब हम देखते हैं कोरिया में कैसे डेमोक्रेसी जो है वो एस्टैब्लिश होगी, वो अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। आपके सारे वीडियोस जो है मैग्नेट ब्रेन्स के वो आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है, बहुत आसानी से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से। यूट्यूब पे भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट द ईजिएस्ट वे इज टू एक्सेस थ्रू द मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट। सो जस्ट विजिट www.magnetbrains.com, विजिट करेंगे, जैसे ही आप एंटर करेंगे इस तरह से आपको एक पेज दिखेगा, जिस पेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लास 1 से लेके, किंडरगार्टन से लेके 1 से लेके आपको क्लास 12 तक के स्टडी मटेरियल का सारा पैकेज जो है प्रॉपरली अवेलेबल है। जस्ट आप जिस भी क्लास का आपको मटेरियल एक्सेस करना है आप जस्ट क्लिक करें, जिस भी क्लास का वीडियो एक्सेस करना है जस्ट क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे उसको तो आप देखेंगे इस तरह का एक पेज निकलेगा जिसमें सारे क्लास के साथ, सब्जेक्ट के साथ फैकल्टी मेंबर दिखेंगे। इसी को जब स्क्रॉल करोगे ना, तो स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको 11th क्लास की हिस्ट्री दिख जाएगी कुछ इस तरह से। वहाँ पे जब क्लिक करोगे तो इस तरह का एक पेज ओपन होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं चैप्टर वाइज वीडियोस जो है प्रॉपरली लिखे हुए हैं, मतलब सिलेबस के साथ में, चैप्टर के साथ में, टॉपिक के साथ में, सब टॉपिक के साथ में प्रॉपर वीडियोस को हमने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। जिस भी वीडियो को वॉच करना है जस्ट उस वीडियो को आप क्लिक करिए, प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक हमारा एफर्ट है ताकि आप घर बैठे अपने सारे नॉलेज को अपने डेस्क तक, अपने टेबल तक आसानी से प्राप्त कर लें। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, और इन वीडियोस को साथ साथ शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी ही तरह जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो एफर्ट कर रहे हैं क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए, उन तक भी ये वीडियोस पहुंच सकें। और साथ ही बने रहना है आपको मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।